अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्किल में इसको शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये हमें खालिद साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि 2014 में मलीर में रहा करते थे। इनका जो घर था बेसिकली एक किराए का घर था और जैसी सिचुएशन थी उस हिसाब से घर था। खैर, उसी दौरानिए में इनके भाई की जॉब लग गई, इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बेहतर हो गई, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि जो घर है अब इसको चेंज करते हैं। और चेंज करने के बाद गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A में इन लोगों ने दूसरा किराए का घर ले लिया। अब गुलशन इकबाल में जो इन्होंने घर लिया था वो ग्राउंड +1 था। नीचे 3 कमरे मौजूद थे और ऊपर 2 कमरे थे। इनकी फैमिली एक बड़ी फैमिली है, तो उसी हिसाब से इन लोगों ने घर लिया था। ये बताते हैं कि घर का स्ट्रक्चर इस तरह से था कि जब आप मेन गेट से एंटर होंगे तो छोटा सा गार्डन था, उसके बाद 3 कमरे मौजूद थे, इसके साथ साथ सीढ़ियां बनी हुई थी और वो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था। जबकि घर की जो बैक साइड थी वहाँ पे एक बड़ी सी गैलरी थी और वहाँ पे 2-3 दरख्त लगे हुए थे। ये बताते हैं कि जब से हम उस घर में शिफ्ट हुए थे तो हम कुछ अजीब चीज़ें महसूस कर रहे थे। जैसे कि अक्सर इनको महसूस होता कि इस घर के अंदर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा कोल्ड है। रात के औकात में कभी कभी इनको फ़ैन बंद करना पड़ जाता या फिर ये ब्लैंकेट ओढ़ के सोते। ये बताते हैं कि इसी तरह तकरीबन हफ्ता 10 दिन गुजरे और उसके बाद से मैंने नोटिस करना शुरू किया कि जब रात में मैं सो जाता हूँ तो मेरे सोने के बाद अक्सर एक काली बिल्ली मेरी खिड़की पे आके बैठ जाती है। और काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मेरी आँख खुली तो मैंने उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन बजाय इसके वो भागती, वो मुसलसल वहीं बैठी रहती थी। एक अजीब सी तरीके से वो मुझे देख रही होती थी और सच्ची बात यह है कि जब वो मुझे देखती थी तो मुझ पे खौफ तारी हो जाता था। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था। मैं सोने की तैयारी कर रहा था कि एकदम से मुझे किसी के चलने की या कदमों की आवाज़ आना शुरू हुई। जैसे कि अगर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए हों और उन पत्तों के ऊपर कोई चलता है तो वैसी आवाज़ आ रही थी। और ये जो आवाज़ आ रही थी ये खिड़की की बैक साइड से यानी नीचे की तरफ से आ रही थी, जहां पे बहुत सारे पेड़ मौजूद थे और पत्ते गिरे हुए होते थे। अब जब मुझे बाकायदा महसूस हुआ और मुझे यकीन हो चला कि कोई ना कोई है जो नीचे मौजूद है और वो पत्तों पे चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर झांक के देखता हूँ कि आखिर कौन है जो नीचे वॉक कर रहा है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने खिड़की से नीचे की तरफ झांका तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, उसके जो बाल हैं वो खुले हुए हैं, वो पत्तों के ऊपर चल रही है और पत्तों पे चलने की वजह से ये आवाज़ क्रिएट हो रही है। पहले तो मैं चौंक गया और मैं सोचने लगा कि आखिर इस घर में, जो कि हमारा घर है, जो हमने किराए पे लिया है, ये कौन स्ट्रेंजर औरत है जो आ गई है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि एकदम से उस औरत ने ऊपर की तरफ देखा और जैसे ही उस औरत ने ऊपर की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उसकी जो आंखें हैं वो लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं। और जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि उसका जो चेहरा था वो इस कदर खौफनाक चेहरा था कि उसको देख के मुझ पर लर्जा तारी हो गया और मैं चाहने के बावजूद भी अपनी जगह से ना हिल पा रहा था, ना पीछे हट पा रहा था और ना ही कुछ पढ़ पा रहा था। इसी दौरानिए में पीछे से मेरा भाई कमरे में एंटर हुआ
और जैसे ही वो कमरे में एंटर हुआ तो मैंने पलट के अपने भाई को देखा। मैंने अपने भाई को इशारे से बताया कि जैसे नीचे कोई मौजूद है। अब जैसे ही मेरा भाई मेरे बराबर में आया और उसने नीचे देखा तो वहां पे न कोई औरत मौजूद थी, न किसी औरत का नामो निशान मौजूद था। मुझे देख के भाई पूछने लगा कि भाई किसको देख रहे हो, या कौन है जो नीचे मौजूद है। ये सुनने के बाद मैंने अपने भाई को बताया कि अभी तुम्हारे आने से कुछ सेकंड्स पहले यहाँ पे एक औरत थी जो वॉक कर रही थी। अब अल्लाह जाने पता नहीं वो कहाँ चली गई। ये सुनने के बाद जो मेरा भाई था वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मुझे लगता है तुम्हें नींद आ रही है, नीचे तो कोई भी मौजूद नहीं है। मैंने अपने भाई को कहा कि अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे औरत को देखा था और मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। खैर मेरे भाई ने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ो और इसको इग्नोर करो। वो रात बड़ी मुश्किल रात थी। उस रात मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई और पूरी रात मुझे महसूस होता रहा कि जैसे वो औरत दोबारा गैलरी में आ गई है और वहां पे वॉक कर रही है। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने मदर फादर को या अपनी बहनों को परेशान करूं, लिहाजा ये जो वाकया था अपने भाई के अलावा मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया। इसी तरह कुछ मजीद टाइम गुजरा और तकरीबन 4 या 5 दिन बाद मैं और मेरा भाई किसी काम से बाहर निकले हुए थे और घर के अंदर मेरी छोटी वाली बहन थी और मेरी मदर मौजूद थी। मेरी मदर खाना बना रही थी जबकि जो मेरी छोटी बहन है वो टीवी लाउंज में बैठी हुई थी और टीवी देख रही थी। इसी दौरानिए में मेरी बहन को एकदम से आवाज आना शुरू हुई जैसे कि गैलरी की तरफ कोई मौजूद है और वहां पे वॉक कर रहा है। कुछ देर तक मेरी बहन इग्नोर करती रही और उसके बाद जब उसको यकीन हो चला कि कोई ना कोई है जो पीछे की तरफ मौजूद है तो वो खड़ी हुई और उसने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ, हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह मौजूद हो और किसी बिल्ली की वजह से इस तरह की आवाज आ रही हो। खैर जब वो आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे की तरफ गई तो जैसे ही वो गैलरी में एंटर हुई तो सबसे पहले उसकी नज़र दरख्त के ऊपर पड़ी और जैसे ही उसकी नज़र दरख्त के ऊपर पड़ी तो उसने देखा कि दरख्त के बिल्कुल बराबर में एक औरत खड़ी हुई है जो कि तकरीबन 27-28 साल की है और उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही हुलिया है जिस तरह की हुलिये की औरत को मैंने उस दिन देखा था। इसके साथ साथ एक बच्ची भी खड़ी हुई है जिसकी 7 या 8 साल की उम्र है और उसके हाथ में एक स्टफ टॉय मौजूद है। मेरी बहन ने जैसे ही उस औरत को या उस बच्ची को देखा तो वो तेजी से भागती हुई मेरी मदर के पास आई और उनसे कहने लगी कि मामा जल्दी पीछे चलें, वहां पे एक आंटी और एक लड़की मौजूद है, पता नहीं कौन है जो हमारे घर के अंदर आ गए और पीछे वॉक कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जो इनकी मदर थी वो इनकी छोटी बहन को लेके जल्दी से रूम के अंदर गई और अंदर जाके रूम को लॉक कर लिया। रूम लॉक करने के बाद इन्होंने सबसे पहले हम लोगों को कॉल की और हमारे फादर को कॉल की और उनको कहा कि हमारे घर में कोई औरत और कोई बच्ची घुस चुके हैं। खैर हम लोग जितना जल्दी हो सकता था अपने घर पहुंचे, हम भी पहुंच गए, हमारे फादर भी पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद जब हमने पूरा घर चेक किया, खासतौर पे बैक साइड को चेक किया, तो वहां पे ना कोई लड़की मौजूद थी, ना कोई औरत मौजूद थी और ना ही किसी का नामो निशान था। यह वाकया होने के बाद मुझे यकीन हो चला था कि इस घर के अंदर हमारे अलावा भी दीगर मखलूकात रहा करती हैं। खैर उसके बाद से हम लोगों ने इस बात की यकीन दहानी की कि घर के अंदर हर वक्त कोई ना कोई एक मर्द मौजूद होगा। इसी तरह कुछ मजीद दिन गुजरे और एक रात ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 12-12:30 बजे एकदम से शदीद बारिश शुरू हो गई। अब जब भी बारिश शुरू होती थी तो मेरी आदत थी मैं ज़रूर नहाया करता था। खैर जब बारिश शुरू हुई तो मैं सीधा छत के ऊपर पहुंचा। छत पे एक लाइट लगी हुई थी और बारिश हो रही थी। मैं मुसलसल नहा रहा था
कि इसी दौरानिये में एकदम से लाइट चली गई, और जैसे ही लाइट गई तो छत के ऊपर मुकम्मल तौर पे अंधेरा हो चुका था, और अब मुझे अकेले नहाने में खौफ महसूस हो रहा था। अब मैंने सोचा कि मैं नीचे चला जाता हूँ, और इसी इरादे से जैसे ही मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि स्टेयर्स के बराबर में एक चेयर रखी हुई है, और उस चेयर के ऊपर एक 7 या 8 साल की बच्ची बैठी हुई है। वो जो बच्ची है उसकी आंखें इस बारिश में भी मुकम्मल तौर पे चमक रही हैं, और वो अजीब से तरीके से मुझे देख के मुस्कुरा रही है। अब जब मैंने बच्ची को अपने सामने देखा तो मुझ पे खौफ तारी हो गया, और अब मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं नीचे कैसे जाऊं, क्योंकि अगर मुझे नीचे जाना था तो मुझे सीढ़ियों का इस्तेमाल करना था, और सीढ़ियों के बिल्कुल बराबर में ये बच्ची बैठी हुई थी। खैर, एकदम से मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, और जैसे ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो देखते ही देखते वो जो बच्ची थी वो एकदम से खड़ी हुई, और खड़े होने के बाद स्टेयर से होती हुई नीचे की तरफ चली गई। 15 से 20 मिनट तक मैं छत पे खड़ा रहा और मुसलसल वेट करता रहा। ये बताते हैं कि उसके बाद जब मेरा थोड़ा सा हौसला बहाल हुआ तो मैं सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मेरे फादर जाग रहे थे। मैंने उनको सारा का सारा वाकया बताया। उसके बाद मेरे फादर ने कहा कि अब यहाँ पे रहना मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है, और अब हमारे लिए बेहतर यही है कि किसी आमिल से हम लोग राब्ता करें और उसको ये सारे के सारे वाकयात बताएं। अगले दिन मैंने अपने दोस्त से बातचीत की, और मैंने अपने दोस्त को कहा कि इस तरह से हमारे घर में हो रहा है, अगर कोई तुम्हारे जानने वाले आमिल हैं तो उनसे मेरा राब्ता करवा दो। मेरे दोस्त ने कहा कि हमारे इलाके की जो मस्जिद है, उस मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो इस तरह की झाड़ फूक किया करते हैं। मैं अपने दोस्त को लेके सीधा इमाम साहब के पास पहुंचा और इमाम साहब को ये सारे वाकयात बताए। 1-2 दिन के अंदर अंदर ये जो इमाम साहब थे ये हमारे घर में आए, और घर आने के बाद इन्होंने मुकम्मल तौर पे पूरे घर का, ख़ास तौर पे बैक साइड का जायज़ा लिया। पूरा घर देखने के बाद ये जो इमाम साहब थे वो कहने लगे कि आपका जो घर है, ख़ास तौर पे जो बैक साइड है जहाँ पे दरख्त मौजूद है, यहाँ पे कुछ बुरे जन्नात मौजूद हैं जो आपको बार बार अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। मैं आपको कुछ कीले दे रहा हूँ, ये कीले आप अपने घर के चारों तरफ लगा दें। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत करें, और अगर आप तिलावत नहीं कर सकते तो कम से कम मोबाइल में या किसी भी प्लेयर के थ्रू इसको यहाँ पे प्ले करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतरी महसूस होगी। ये बताते हैं कि उसके बाद से हमने रोज़ाना की बुनियाद पे सूरह बकरा की तिलावत लगाना शुरू की, और मेरी मदर अक्सर कोशिश करती थी कि वो खुद भी तिलावत कर सकें। जैसे ही हमने सूरह बकरा की तिलावत लगाना शुरू की, वैसे ही जो हमारे घर के हालात थे वो बेहतर होना शुरू हुए, और ये जो बार बार हमें वो औरत और उसकी बच्ची नज़र आते थे, आहिस्ता आहिस्ता करके इनका नज़र आना कम से कम होता चला गया। तकरीबन 1 महीने बाद हमें लग रहा था कि ये जो घर है मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो चुका है और सारे के सारे मसले हल हो चुके हैं। और उसके बाद हम लोगों ने सूरह बकरा की तिलावत को चलाना या पढ़ना कम से कम कर दिया, और जैसे ही हमने तिलावत कम से कम की, वैसे ही दोबारा से हालात मुश्किल होते चले गए। सबसे पहले जो मेरी छोटी वाली बहन थी, एकदम से वो बीमार हो गई, और ना सिर्फ बीमार हुई बल्कि इस कदर बीमार हुई कि उसको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। इसके साथ साथ जो मेरे फादर थे, उनका जो बिज़नेस था वो दिन ब दिन कम से कम होता चला गया, और जो मेरा भाई था जिसकी नई नई जॉब लगी थी, उसकी जॉब भी कुछ दिनों के अंदर अंदर छूट गई। अब हमारी पोजीशन इस कदर ख़राब थी कि हमारे पास किराया देने के पैसे नहीं थे, और हर आने वाले दिन के साथ साथ हमारे हालात ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे थे। ये बताते हैं कि जैसे जैसे हालात मज़ीद ख़राब हो रहे थे, वैसे वैसे हम उस नहज की तरफ जा रहे थे कि हम इस घर को छोड़ दें, और इस घर को छोड़ने के बाद कोई छोटा घर ले लें जहाँ का किराया निस्बतन कम हो।
और इसी वजह से हम लोगों ने दोबारा से दूसरा घर तलाश करना शुरू किया। अब ऐसा हो रहा था कि हम किसी भी घर में जाते, किराए की बात करते या रहने की बात करते, तो बजाय इसके कि बात बनने के बजाय बिगड़ती चली जाती। हर आने वाले दिन के साथ हमारी जो पोजीशन थी वो ख़राब से ख़राब होती चली जा रही थी। और अब ऐसा लगने लगा था कि वो जो मखलूक़ात इस घर में मौजूद हैं, अब वो चाहती हैं कि हम यहाँ पे रहें और परेशान रहें। उसी दौरानिए में हमने दोबारा से उन्हीं इमाम साहब से रब्ता किया, उनको बताया कि हमारी जो पोजीशन है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। ये सुनने के बाद वो जो इमाम साहब थे वो पूछने लगे कि जो वज़ाइफ मैंने बताए थे क्या आपने उनको पढ़ा, और जो मैंने आपको कहा था कि रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत करनी है या इसको प्ले करना है, क्या आप रोज़ाना कर रहे हैं? ये सुनने के बाद मैंने उनको बताया कि शुरू में हमने तिलावत प्ले की थी, लेकिन कुछ अरसे बाद छोड़ दी थी। वो कहने लगे कि जब भी आपको कोई वज़ाइफ बताए जाते हैं और उनको आप एकदम से पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं तो उनका जो असर है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाता है, और जो भी इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं या बुरी मखलूक़ात होती हैं वो दोबारा से आपको नुकसान पहुंचाती हैं। अब उनके कहने पे हमने दोबारा से वज़ाइफ पढ़ना शुरू किए, दोबारा से सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। इसके साथ साथ वो जैसे जैसे गाइड कर रहे थे हम वैसे वैसे करते चले जा रहे थे, और फिर दोबारा से हमारे हालात बेहतर से बेहतर होना शुरू हो गए। तकरीबन 5-6 महीने के अंदर जब हमारे हालात मज़ीद बेहतर हो गए तो हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब जब हमारे हालात बेहतर होंगे तो हम इस घर को फ़ौरन से छोड़ देंगे। और ऐसे ही हुआ कि मेरे भाई ने चुपचाप एक दूसरा घर किराए पे ले लिया और घर वालों को बता दिया कि कुछ दिनों के अंदर अंदर हम यहाँ से मूव हो जाएंगे। और कुछ दिनों के बाद फाइनली हम दूसरे घर में आ गए, लेकिन जो भी वज़ाइफ या जो कुछ हम किया करते थे उसको हमने कंटिन्यू रखा। 1-1.5 महीने तक हम ऑब्जर्व करते रहे। ये जो नया घर था ये हमारे लिए बहुत बेहतर घर था और वहाँ पे इस तरह की मखलूक़ात मौजूद नहीं थी। जिस घर को हम छोड़ के आए थे उस घर का जो मालिक मकान था उसके बाद उसने किसी और फैमिली को वो घर किराए पे दे दिया। अब जो फैमिली हमारे बाद वहाँ पे रहने आई थी उनके बारे में मुझे मोहल्ले से पता चला कि वो 15 दिन के अंदर अंदर उस घर को छोड़ के जा चुके थे। उस फैमिली के जाने के बाद भी मालिक मकान ने अपनी रविश नहीं बदली, वो मुसलसल इसको किराए पे देता चला गया। और जो भी फैमिलीज थी वो आती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर अंदर वो यहाँ से चली जाया करती थी। ये बहुत अफसोस की बात थी, जबकि मालिक मकान को पता था कि उसका जो घर है वो हॉन्टेड है। उसके बावजूद भी वो अपने पैसे बनाने के लिए या पैसे कमाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से किराएदारों को लेके आता, उनको यहाँ लाके फंसा देता। खैर, हमने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारी उस मकान से जान छूट गई थी और उसके बाद हमारे साथ इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आए। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और इस स्टोरी के अंदर हमारे लिए मैसेज भी है कि अगर हमें पता हो कि हमारा घर हॉन्टेड है या आसेब ज़दा है तो हम सबको चाहिए कि हम पहले उसका इलाज करवाएं या उसके अंदर जो आसेब मौजूद है उसको ख़त्म करवाएं, बजाय इसके कि हम अपने पैसों के चक्कर में किसी फैमिली को या उसके अफराद को मुश्किल में डालें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये बहुत आम है। मालिक मकान को पता भी होता है कि ये आसेब ज़दा घर है, उसके बावजूद भी वो उस घर को किराए पे दे देते हैं और वो कभी भी किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचा करते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और हर बीमारी, हर बुरी मखलूक़ात से महफूज रखे। मेरी अगली अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।